हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। चलिए आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन जो है, अगर इसकी हम बात करें तो ये बहुत ही चर्चे में है। अभी जैसे कि 2026 का जो सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन करना है, तो ये बीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी भी और बीपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो फैक्चुअल चीज़ें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले अगर बात करें कि डिलिमिटेशन क्या होता है, तो डिलिमिटेशन होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो एवरी सेंसस, जो भी हर साल जो सेंसस होगा उसके बाद से एक डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, कमीशन बनेगा, जो कि जो हमारी जो पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन जो है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का इसको रीड्रॉ कराया जाएगा। क्या रीड्रॉ किया जाएगा क्या है, तो जो भी पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी है और जो हमारे लेजिस्लेटिव जो स्टेट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी बाउंड्री जो है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको रिप्रोसेस किया जाएगा, रीफिक्सिंग किया जाएगा। तो यही होता है डिलिमिटेशन। ठीक है, डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि किस एरिया को चेंज करना, रीडिफाइन करना, किसी का एरिया बढ़ेगा किसी का कम करेगा, या ताकि जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है कि वन वोट वन वैल्यू, तो उसको फॉलो कर सकते। क्या है? वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, ये हमारा इलेक्शन कमीशन जो है, जो इलेक्शन है उसका ध्येय वाक्य है। तो वन वोट वन वैल्यू, तो इसके ऊपर बेस होता है। तो अगर बात करें कि ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे बड़ा होता है कि डिलिमिटेशन कमीशन की अगर हम बात करें, तो अगर डिलिमिटेशन कमीशन की अगर बात करें, डिलिमिटेशन कमीशन, तो ये कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये एक स्टैट्यूटरी एक्ट है, स्टैट्यूटरी एक्ट है, ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। बट यहाँ जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, जैसे आर्टिकल जो हमारा है 82 है, ये कहता है कि जो रीएडजस्टमेंट ऑफ द लोकसभा यानी पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्या लोकसभा या कह दीजिए कि ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको रीएडजस्टमेंट करता है। किसका? रीएडजस्टमेंट करता है। ठीक है, वहीं आर्टिकल 170 की अगर बात करें, आर्टिकल 170 की अगर बात करें तो ये कहता है जो रीएडजस्टमेंट जो करता है, रीएडजस्टमेंट ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, इसकी बात करते हैं। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी बात करते हैं। वहीं फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 330। इसमें क्या होता है कि इसमें रीफिक्सिंग किया जाता है। रीफिक्सिंग किसका किया जाता है? तो जो SC ST के जो मेंबर हैं लोकसभा में, उसके रिप्रेजेंटेशन को रिफिक्स किया जाता है। जैसे कि आप लोग अभी जानते होंगे, तो कितना है, तो लोकसभा के अंदर 84 है। ठीक है, लोकसभा के अंदर कितना है? 84 है SC के लिए रिजर्व सीट, और जो आपका 47 सीट जो है ये ST कम्युनिटी के लिए लोकसभा में रिजर्व सीट है। ठीक है, ये लोकसभा में रिजर्व सीट है। जैसे बिहार की अगर बात करें, तो बिहार में अगर हम बात करें तो असेंबली में तो 243 सीट है। 243 में से 38 सीटें जो है, यानी मान लीजिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सीट जो है SC कैंडिडेट के लिए असेंबल है। वहीं अगर हम MP की बात करें, दो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कितने, तो 6 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बिहार में, ये जो 84 कॉन्स्टिट्यूंसी जो SC के लिए है, उसमें से 6 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बिहार के अंदर है। वहीं अगर असेंबली इलेक्शन में कहे तो 2 सीट जो है आपके ST कम्युनिटी के लिए है, मनिहारी और कटोरिया। क्या? मनिहारी एंड कटोरिया। मनिहारी और कटोरिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली 2 ST कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व है। बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, बिहार में टोटल कितने हैं? तो 40 जो लोकसभा सीट है, इसमें से 6 जो है आपके ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व सीट है। और ये 330 हो गया। और वहीं 332 के अंदर किसकी बात की गई है? तो स्टेट असेंबली के अंदर जो SC ST कम्युनिटी है उनके सीटों का जो रिजर्वेशन जो दिया जाता है, वो उनके सीट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीएडजस्टमेंट कैसे ना किस सीट होगा, तो इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 332 के अंदर किया गया है।
तो ये है आपका जो डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके, सभी को फेयर इलेक्शन हो सके, और वन वोट वन वैल्यू की जो अवधारणा है उसको फुलफिल कर सके, इसके लिए ये चीज़ किया जाता है। अगर बात करें कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या अभी होने वाला है, तो जैसे अभी चर्चा चल रहा है कि जो सेंसस जो हमारा होगा 2026 के जो 26-27 के बाद जो सेंसस, तो 26 में 27 में सेंसस होगा, उसके बाद से एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। ओके, अब देखिए कि अभी कितनी बार डिलिमिटेशन हुआ है, तो अगर अब तक की अगर बात करें तो 4 बार अभी तक डिलिमिटेशन हो गया है, डिलिमिटेशन कमीशन हुआ है। जैसे कि 1900 पहला कब हुआ था आपका 1952, 62, 72 और 2002। ठीक है, वहीं अगर बात कमीशन का तो इसमें तो 1952 में ही बन गया था। यहाँ पर अगर बात करें तो 1963 में बना था। यहाँ अगर बात करें तो 71 का जो सेंसस हुआ था उसके बाद 1973 में बना था, और ये 2000 का जो सेंसस हुआ था उसके बाद से ये 2002 में ये बना था। तो ये 4 बार अभी तक जो बन चुका है, कहाँ पर, तो 4 बार अभी तक का बना हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आप इसमें कुछ एक दो और बात जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड अभी तक जो कुछ जुडिशियल वगैरह हुआ है या नहीं, यानी जजमेंट वगैरह क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और लेटेस्ट अगर कहें कि आपको कि अभी डिलिमिटेशन क्या हुआ था, तो एक डिलिमिटेशन जैसे हुआ था, आप याद रखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2019 में डिलिमिटेशन किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग 2022 में हुआ था, जो एक्ट को ड्यूटी बनाया गया था 2019 में, और 2022 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। इसमें किया गया था कि 47 सीट जो है कश्मीर के लिए रिजर्व किया गया, और आपका 43 सीट जो है जम्मू के लिए किया गया। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन के बाद ही हुआ। तो लेटेस्ट अगर देखें तो स्टेट लेवल पे 2022 में ये किया गया था। और मैंने बता दिया कि कब कब 4 बार अभी तक हो चुका है, 1952, 62, 72 और 2002। लेकिन अगर बाकी कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन कब बना था, तो ये 1952 में ही बना था, ये 1963 में बना था। ठीक है, और उसके बाद 1973 में बना था, उसके बाद आपका 2002 में बना था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है क्या, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा वगैरह है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। इसमें कहा गया था कि आपका जो सीट है, जो लोकसभा इन सब का जो सीट है फ्रोजन कर दिया था टिल 2000 तक। क्या 2000 तक जो सीट की कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह, ये सारी सीट वगैरह सभी को 2000 तक फिक्स कर दिया था। और सेंसस का जो डाटा यूज़ किया था इसमें कब, तो 1971 के सेंसस के डाटा का यूज़ किया था। उसके बाद आता है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये कब आता है, ये 2001 में आता है ये। ठीक है, कब आता है, 2001 में आता है। और इसमें इन्होंने जो सीट का जो फ्रीजन है वो एक्सटेंड कर दिया था, कब तक, तो अनटिल 2026, यानी 2026 तक इसको एक्सपेंड कर दिया गया था कि रीएडजस्टमेंट जो होगा, रीएडजस्टमेंट और जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें रीएडजस्टमेंट तो फिक्स कर दिया, लेकिन सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा चेंज किया गया, और 1991 के सेंसस का यूज़ करके इसमें जो रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया था बेस ऑन 11। उसके बाद आया 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये आया आपका 2003 में। इसमें कहा गया कि डिलिमिटेशन बेस ऑन जो किया गया, डिलिमिटेशन जो किया गया वो 2001 के सेंसस जो है उसके बेस पे किया गया। बट इसमें जो सीटों का है ना, वो अल्टरेशन नहीं किया गया। क्या किया गया, सीटों का जो एडजस्टमेंट है नहीं किया गया, कि सीट जितने थे उतने ही किया गया, बट कॉन्स्टिट्यूंसी को थोड़ा सा, कॉन्स्टिट्यूंसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, बट सीट जितने थे उतने ही, तो सीट को अल्टर नहीं किया गया था। तो ये 4 चीज़ें कैसे याद रखेगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 84th और 87th। यानी क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा डिलिमिटेशन से रिलेटेड है या नहीं है, तो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट है, जुडिशियल जजमेंट जो है ये क्या है, तो जुडिशियल जजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 केसेस आप लोग ध्यान रखिएगा। एक है केसर चंद्रा छगनलाल राठौड़,
यानी छगन लाल राठौड़ के नाम से छगन लाल राठौड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। ये 2024 का केस है, ठीक है, 2024 का केस है। इसमें ये कहा गया था कि जो डीलिमिटेशन कमीशन जो है, डीलिमिटेशन कमीशन का जो रिपोर्ट आता है, डीलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट, जैसे इसमें कहा जाता है कि डीलिमिटेशन अल्टीमेट अथॉरिटी है, उसके जो डिसीजन है, जो रिपोर्ट है, उसके किसी भी कोर्ट में वो आंसरेबल नहीं है। बट इस केस में कहा है कि डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो मैनिफेस्टली आर्बिट्री मैनर में नहीं होना चाहिए। अगर आर्बिट्री नेचर में होगा तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। क्या जुडिशियल रिव्यू के अंदर ये कंसीडर किया जाएगा। ये केस इसमें कहा जाता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ हो, आर्बिट्री वे में अगर रिपोर्ट आ जाता है तो उनके जो रिपोर्ट रिकमेंडेशन जो दिए गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएंगे। तो याद रखिएगा, छगन लाल राठौड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इसी से रिलेटेड एक पुराना केस है जो मेघराज कोठारी वर्सेस डीलिमिटेशन। क्या है? मेघराज कोठारी वर्सेस डीलिमिटेशन, ठीक है। मेघराज कोठारी वर्सेस डीलिमिटेशन, ये शायद कब का है, 1996, हाँ 1996 का ये केस है। इसमें ये कहा है कि जुडिशियल जो इंटरफेरेंस वॉज रिस्ट्रिक्टेड है। जुडिशियल, उन्होंने कहा था कि जुडिशियल जो है, जुडिशियल इंटरफेरेंस रिस्ट्रिक्टेड है only to avoid unnecessary delay in election process, ठीक है। तो ये डीलिमिटेशन कमीशन का न्यूज है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर बनते हैं तो इसे जाएंगे। अगर मेंस पर्पस पे जाइएगा तो क्या इसके मेरिट है, डीमेरिट है, इसमें क्या क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि भाई जो सदर्न स्टेट है उनको कंसर्न है। फिर जो अगर मेजर इशू की अगर बात करें, अगर मेंस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जैसे जो हमारा सदर्न स्टेट है, सदर्न स्टेट, उनका कंसर्न रहता है। जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनका कहना है कि हमने पॉपुलेशन वगैरह इन सब में अच्छा ग्रोथ किया है, यानी अच्छी जो इनकी जो कंट्रोल करने के लिए हमने अच्छा काम किया, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल के लिए वर्क किया। बट इसके बारे में जो सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पॉपुलेशन के बेस पर होता है, जिसकी वजह से सदर्न इंडिया को इनका नुकसान होता है। तो ये लोग इसके खिलाफ है। उसके बाद साथ में जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, इसमें जो रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में पॉपुलेशन एक मेजर फैक्टर है। इसमें लगभग आपका अभी जो 6th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 40 जो शेयर है ये पॉपुलेशन के बेस पे होता है, तो इससे इनका नुकसान हो रहा है। उसके बाद से ये हो रहा है कि जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। कहीं पे कुछ ज़्यादा लोग रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं कुछ कम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ साथ में जो राज्यसभा में जो है, जो पहले जो स्टेट के बेसिस पर था, बट वो कहीं से भी आप लड़ सकते, किसी भी स्टेट से लड़ सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है, तो इसकी वजह से डिलिमिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके और सभी को जो फेयर पार्टिसिपेशन कर सके। इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन ज़रूरी है। तो ये रहा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।